आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। जितना अच्छे से आप एग्जामिनर को मैनिपुलेट कर लोगे, अपने आंसर्स में फंसा लोगे, उतना ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। नाउ हाउ टू मेक आंसर्स एग्जामिनर फ्रेंडली, इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं कि आंसर में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एग्जामिनर उन्हें शुरुआती 10 सेकंड में पढ़ लेता है। देखो सीधी बात है, एग्जामिनर एक के क्वेश्चन पे लगभग 2 से 4 मिनट आपके इन्वेस्ट करने वाला है। बट 2 से 4 मिनट जो इन्वेस्ट करेगा उससे पहले वो एटलीस्ट एक बार आंखों से उस कॉपी को, जो 2 पेजेस आपने लिखे हैं उस क्वेश्चन में, उनको देखेगा तो सही। और जब वो देखेगा यानी कि वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट एक मेंटल मेकअप बन जाता है एग्जामिनर का आपकी हैंडराइटिंग देख के। ओवरऑल आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज़ करा है, आपने डायग्राम्स किस तरीके से यूज़ करे, इन सब की वजह से एक मेंटल मेकअप बन जाता है किसी भी क्वेश्चन का। नाउ हियर कम्स द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। एग्जामिनर 3-4 मिनट देगा, वहाँ पर ओपिनियन बना लेगा शुरुआती 10 सेकंड में। अब इस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम बहुत बहुत अच्छे से, मैंने आपको बताया था पहले भी, हमने 4 क्लासेस कवर कर रखी हैं। उनके बाद मैंने आपको कहा था 5 से लेके जो 10 क्लासेस होंगी उनको मैं क्लब कर दूंगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को मैंने क्लब कर दिया है। सो इट्स द फर्स्ट वीडियो। आज 2 वीडियो या एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ रखना अपने साथ। नाउ वेयर द एग्जामिनर्स आइज मूव फर्स्ट, हम पहले ये समझ लेंगे भाई एग्जामिनर क्या देख रहा है, सबसे पहले वो क्या चीज़ नोटिस कर रहा है। ठीक है। हाउ टू मेक आंसर्स अपियर कंटेंट रिच। कंटेंट रिच आंसर्स होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कंटेंट अगर मेरे आंसर में है, मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने ऑक्सफोर्ड की पता नहीं भले ही क्या क्या ज्ञान दे दिया मैंने, बट मैं उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, यानी कि हाउ टू मेक आंसर्स अपियर कंटेंट रिच। कंटेंट रिच है आपका आंसर, मैं ये नहीं कह रहा आपको ज्ञान नहीं है, आपने उस ज्ञान को लिखा भी है अच्छे से, बट आप कुछ ऐसा करो कि वो दूर से देखने को लग जाए, पहली ही नज़र में एग्जामिनर को भाई दिल आ जाए। ठीक है। हाउ टू रिड्यूस विजुअल क्लटर, ये क्लटर होगा, लेटर नहीं है, आई एम सॉरी। मतलब विजुअली आपके आंसर्स किस तरीके से अपीलिंग लग सकते हैं। वेन डायग्राम्स, अब कौन कौन से डायग्राम्स हम देखेंगे, हम 20 टाइप्स के डायग्राम्स, 20 टाइप्स के फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा इस क्लास में, आप प्लीज़ उनको नोट कर लेना। ओके। हाउ टॉपर्स प्रेजेंट द आंसर्स, देन अगेन ये वाली चीज़ भी है। ओके। नाउ हाउ एन एग्जामिनर रीड्स योर आंसर। देखो एग्जामिनर बेसिकली, हमें क्या लगता है कि यार एग्जामिनर लाइन बाय लाइन पढ़ना बैठ जाएगा, बट अगेन वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा, वो इंट्रोडक्शन देखेगा, हेडिंग देखेगा, अंडरलाइन कीवर्ड्स देखेगा, डायग्राम्स देखेगा और कंक्लूजन सही से पढ़ेगा। ठीक है। इसमें याद रखना है इंट्रो और कंक्लूजन ही अक्सर एग्जामिनर सही से पढ़ रहा होता है। ठीक है, अगर उसे इंटरेस्ट होगा। बाकी ही इज जस्ट स्किमिंग थ्रू द आंसर, बिकॉज अगेन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया गवर्नेंस पर, तो गवर्नेंस पर वो सिर्फ एक क्वेश्चन चेक नहीं करना, उसे उसे कम से कम 100 आंसर चेक करने हैं सेम। तो उसे पता है क्या कंटेंट है, क्या आपने लिखा होगा, उसे पता है उस लाइंस में। द मेन थिंग इज भाई ये ए कॉपी है, ये बी कॉपी है, ये सी कॉपी है, इन तीनों में से आपको स्टैंड आउट करने के लिए जो स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब यूज करना है, वो आप कैसे यूज कर रहे हो। ऑल दिस लाइज हेयर। हेडिंग, अंडरलाइन कीवर्ड्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डायग्राम्स यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंट्रो कंक्लूजन दुनिया कर रही है यूज। सो अगेन इफ ओनली ही सेटिस्फाइड देन ही विल रीड द डिटेल्स। ओके। नाउ जस्ट इमेजिन करो आप कोई न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हो। ओके। न्यूज़पेपर को जब हम रीड करते हैं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सबसे पहले हेडिंग्स देख लेते हो, हेडलाइंस देख लेते हो, सब हेडलाइंस जो है सब हेडिंग्स होंगी वो देख लेते हो, आपको पता लग जाता है न्यूज़ में क्या है। या फिर आपने कोई हाईलाइटेड कीवर्ड देख लिया, फॉर एग्जांपल अमर उजाला जो है वो हाईलाइटेड कुछ निकाल रहा है, मतलब अपने न्यूज़पेपर में कुछ कुछ टर्म्स को हाईलाइट कर देता है। ऐसे ही इमेजेस एंड डायग्राम्स भी हम नोटिस करते हैं। ठीक है। सिमिलर वे में एक गोल्डन प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल अपने दिमाग में रख लो, ये 5 पॉइंट्स कि एक आइडिया पर आप एक ही पॉइंट लिखोगे या फिर एक ही पैराग्राफ लिखोगे। ठीक है। मैक्सिमम पैराग्राफ की जो लेंथ होगी वो 3 से 4 लाइन से होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वाइट स्पेस दिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपका आंसर, जो आप ये हम आगे देखेंगे भी, कोई भी आपका आंसर इस पेज इस तरीके से नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर कोई वाइट स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सब लाइन लाइन भर दी है एक तरीके से। दिस इज नॉट हाउ अ गुड आंसर लुक्स लाइक। गुड आंसर इस तरीके से हो सकता है, शुरुआत में आपने इंट्रो लिख दिया, फिर आपने स्पेस छोड़कर आराम से यहाँ पर हेडिंग बनाई, देन आपने कुछ पॉइंट्स लिखे 2-3, फिर आपने कुछ हेडिंग बनाई, फिर आपने 1-2 पॉइंट लिखे, इस तरीके से, ताकि एक स्पेस, एक मेंटल मेकअप आपका वहाँ पर दिखना चाहिए।
एवरी पेज शुड हैव हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, डायग्राम्स, स्पेसिंग एंड कंक्लूजन, ठीक है। और प्रेजेंटेशन जो होगी वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ना कि आर्टिस्टिक। इन सब पॉइंट्स पर हम आगे बात करेंगे। साइंस ऑफ अंडरलाइनिंग, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आपको कुछ भी चीज़ अंडरलाइन करनी है ना, क्योंकि देखो आपको भी पता है अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि यार एग्जामिनर भाई साहब तुम इस चीज़ पर फोकस करो, ना कि तुम फालतू की चीज़ों पर फोकस करो, इसलिए आप अंडरलाइन भी करते हो। बट द साइंस ऑफ अंडरलाइनिंग क्या है कि हम क्या सब कुछ अंडरलाइन करते हैं? ऑब्वियसली नॉट यार, हम सब कुछ अंडरलाइन करने नहीं बैठ सकते, इतना टाइम भी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ भाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं होता जो हाईलाइट करा जाए। सो वी विल अंडरलाइन ओनली दीज थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आर्टिकल, हमने कोई आर्टिकल कोट कर दिया, हम उसे अंडरलाइन कर देंगे। कमिटीज़ का कोई नाम होगा या कमेटी किसी रिपोर्ट का नाम हम यूज़ करेंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात होगी तो एक स्क्रिप्ट का नाम होता है बोस्टो फेडरन स्क्रिप्ट, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। सो बोस्टो फेडरन एक अच्छा सा टर्म है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख के हाईलाइट कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। ओके, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। गवर्नमेंट स्कीम का नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना, सो पीएम आवास हो गया, पीएम आवास लिखा, इसे अंडरलाइन कर दिया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कमेटी नेम्स, एक्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो कोई भी यूज़ हो गया, हमने कोई केस स्टडी यूज़ करेंगे हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स अगेन, ठीक है ना। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि यार फॉर एग्जाम्पल हमने एक लाइन यहाँ पर लिखी है, ये एक लाइन है, इस एक लाइन में अगर मुझे अंडरलाइन करना भी होगा ना, इस पूरी लाइन में मैक्सिमम 2 से 3 कीवर्ड्स ही अंडरलाइन करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करने वाला। क्योंकि ये भी हमें समझना पड़ेगा यार कि अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में पूरे अगर ऐसे चीज़ें दिख रही हैं, बार बार लाइंस दिख रही हैं, तो वो भी बहुत बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक तुम फोर्स कर रहे हो ज़बरदस्ती। बुलेट पॉइंट्स मास्टरी, बुलेट पॉइंट्स कौन से यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डॉट्स हम यूज़ करते हैं, डॉट्स किस लिए होती हैं? ये लिस्टिंग में मदद करती है। अगर मुझे कुछ लिस्ट करना है, बहुत सारे पॉइंट्स अगर लिस्ट करने हैं, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अगर डैश की बात करते हैं, डैश हमने यूज़ कर लिया, सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कोई इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, अगर मैं कोई इस तरीके से, ये A4 शीट है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव पॉइंट्स लिख रखे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट लिख रखे हैं किसी टॉपिक पर, तो यहाँ पर मैं डैश लगाकर यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आंसर को, ठीक है। एरोज़ का यूज़ कर सकता हूँ जो कहीं ना कहीं फ्लो को दर्शाता है। फिर नंबरिंग हो गई, या फिर ABC अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये सीक्वेंस को दर्शाते हैं। और टिक मार्क जो हो गया, ये रिकमेंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे रिकमेंडेशन, जब भी किसी कमेटी के द्वारा कोई रिकमेंडेशन होगी मैं उसकी बात करूंगा, तो मैं टिक मार्क का यूज़ करूंगा अपने आंसर्स में। नाउ प्रोफेशनल हेडिंग्स कैसे बनाएं? आप सबने नॉर्मल हेडिंग्स देखी होंगी। प्रॉब्लम्स, डब्बा बना दिया, कॉज डब्बा बना दिया, सॉल्यूशन डब्बा बना दिया, घर आ गए, बहुत बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे सर। नहीं, वी हैव टू यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज एज वेल। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो आई विल से एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, सोशल इंपैक्ट क्या होगा, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होंगे, सॉल्यूशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म, इस तरीके से मैं यूज़ करूंगा, अपनी लैंग्वेज को चेंज करूंगा, सो दैट वो थोड़ा एक प्रोफेशनल बिहेवियर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वाली लैंग्वेज थोड़ी होती ना, वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नाउ एवरी हेडिंग शुड कंटेन द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है, कोई क्वेश्चन आया, जब हम कल से हम मेंटोरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है ना, कल से लाइव सेशंस भी स्टार्ट होंगे क्लास में। तो जब कल से लाइव सेशन से स्टार्ट होंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जब ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप इतना समझ लो कि जो भी हम हेडिंग यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, वो हेडिंग वही होगी जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, उसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले। क्योंकि जस्ट सपोज करो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पढ़ लिया, एग्जामिनर को पता है क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर को पता है 1 2 3 कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में। जस्ट सपोज करते हैं कल जब हम मेंटोरशिप करेंगे, फिर हम मैराथन वो सेशंस लेंगे, बेसिकली लाइव सेशंस, तब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। नाउ एग्जामिनर को पता है 3 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उन तीनों चीज़ों की हेडिंग डाल दी है एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में जो क्वेश्चन में है,
तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगा यार पहली चीज़ भी इसने हाईलाइट कर दी, दूसरी चीज़ पे भी इसने बात कर ली, तीसरी चीज़ पे भी बात कर ली, है ना? दिस इज द थिंग जो आपको समझनी है। एग्जामिनर की पिच में जाके खेलो, है ना? जो आपको पसंद है हमें वो नहीं करना, जो एग्जामिनर मांग रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें वो फिलफिल करनी है। और अगेन अगर हेडिंग्स यूज करेंगे तो बॉक्स बनाएंगे उसको, ठीक है? नाउ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ठीक है? अब देखो फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स में मुझे अलग से वीडियो बनानी थी, इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है? कि फ्लो चार्ट्स किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझाने का, विजुअली अपीलिंग फॉर्मेट में समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बट क्या मैं इसे हर जगह बना दूंगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मैं तभी बनाऊंगा जब यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, या फिर बेसिकली मुझे स्पेस सेव करनी होगी, ठीक है? अब 20 टाइप्स के फ्लो चार्ट्स पहले समझते हैं, फिर लगभग 20 तरीके के कुछ डायग्राम्स होंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है? नाउ फ्लो चार्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला लीनियर फ्लो चार्ट इस तरीके से हो सकता है। एक लीनियर फ्लो चार्ट इस तरीके से हो सकता है, जिसे हम इनपुट प्रोसेस कॉस्ट आउटपुट बोल सकते हैं। कॉस्ट इफेक्ट फ्लो चार्ट ये भी लीनियर फ्लो चार्ट है। एंड प्रॉब्लम कॉज इम्पैक्ट सॉल्यूशन वाला चार्ट ये भी एक फ्लो चार्ट है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लो चार्ट हैं। अगर आप पेड ग्रुप में हो तो आपको ये वाली जो पीडीएफ है और ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लीज़ इस बात को समझ लो कि लीनियर फ्लो चार्ट होता क्या है। ये प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स ऑफ वर्किंग को दर्शाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी चीज़ का एक सेटअप होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं लाइट ऑन करूँगा, फिर यूपीएस ऑन करूँगा, यूपीएस ऑन करने के बाद मैं सीपीयू को ऑन करूँगा, फिर जाकर मैं कंप्यूटर को ऑन कर सकता हूँ। दिस इज द प्रोसेस। सो एक लीनियर फ्लो चार्ट जो होगा वो प्रोसेस को दर्शाता है। सेकंड, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो भी स्कीम्स होंगी, पॉलिसीज हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, वहां पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे फंड की बात करते हैं, फंड है तो प्लानिंग है, प्लानिंग है तो आउटकम है ना? इस तरीके से कोई भी स्कीम्स हो गई, स्कीम में क्या क्या इनपुट हो गए, फिर क्या प्रोसेस हो गए, क्या आउटपुट हो गए, मैं इनका जिक्र कर सकता हूँ। कॉज इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अगेन कॉजेस में मेंशन कर सकता हूँ, डैश इफेक्ट्स, इफेक्ट 2 इफेक्ट 3, या फिर मैं इस तरीके से इसको भी दर्शा सकता हूँ, कॉज हो गया इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 3। प्रॉब्लम कॉज इम्पैक्ट सॉल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट जीएस क्वेश्चंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम देन कॉज इम्पैक्ट सॉल्यूशन। अब ये एक की वर्ड में यूज, सॉरी मैं फंबल कर गया, ये आप कीवर्ड्स के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यार बहुत सारे कीवर्ड्स, जैसे आपने ये बॉक्स बनाया, आपने किसी भी चीज़ के 2-4 प्रॉब्लम्स दे दी, देन एरो बनाया, 2-4 आपने कॉजेज दे दिए, जस्ट कीवर्ड्स में एक एक कीवर्ड की बात हो रही है, 2-4 आपने इम्पैक्ट दे दिया और 2-4 आपके सॉल्यूशंस दे दिए। इस तरीके से भी आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, डिसीजन फ्लो चार्ट। अब ये बेसिकली एथिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी होते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है? आपने क्या कोई भी क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में कोई भी एथिकल डायलेमा होगा, कुछ भी होगा, ठीक है? तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। डिसीजन ऐसे बॉक्स बना दो, यस तो ये होगा, मेरे पास ऑप्शन ये है तो आउटकम ये आएगा, नो है तो ऑप्शन बी है, आउटकम बी आएगा, ठीक है? नेक्स्ट कम्स स्टेक होल्डर फ्लो चार्ट, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, इन सब में यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है? जैसे कोई इशू होगा तो एनजीओ का कोई स्टेक होल्डर है, ठीक है? तो एनजीओ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं, 1-2, गवर्नमेंट से रिलेटेड 1-2 पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर इससे 1-2 पॉइंट, सिटीजन 1-2 पॉइंट, मीडिया 1-2 पॉइंट, एकेडमी 1-2 पॉइंट, ठीक है? अगेन हायरार्किकल फ्लो चार्ट, यहाँ स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं हम, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल यूनिट, इस टाइप से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। साइकिल फ्लो चार्ट, अगेन प्लानिंग है तो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मॉनिटरिंग भी करोगे, एवेल्यूएशन भी करोगे, फिर वापस उस हिसाब से प्लानिंग भी करोगे, ठीक है? देन ब्रांचिंग फ्लो चार्ट, ठीक है? यहाँ क्या होता है, एक कॉज के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, एक कॉज है, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हो गए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी एक कॉज है, इशू है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हो गए। इस तरीके से भी आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कन्वर्जिंग फ्लो चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस का भी कोई आउटकम हो सकता है ना? डिफरेंट कॉजेस का आउटकम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेड़ काटूंगा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैं डिफॉरेस्टेशन करूँगा, या फिर एक्सेसिव माइनिंग करूँगा, या फिर क्या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो सकता
है ना। दिस द बेसिक केस, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो उसे। नेक्स्ट कम्स डाइवर्जिंग फ्लो चार्ट। अगेन पॉलिसी बेनिफिट है तो अगेन बेनिफिट्स, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। कंपेरेटिव फ्लो चार्ट, पहले क्या चीज़ थी, बाद में क्या चीज़ है। वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था, है ना। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अपने 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 डायमेंशंस के थ्रू इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, अपने लेंसेज के थ्रू, मतलब अपने आप जिस तरीके से सोचते हो, नज़रिया रखते हो, उस हिसाब से इन चीज़ों को थोड़ा मोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। फीडबैक लूप फ्लो चार्ट, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखो इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स कुछ होते हैं, अगेन जैसे कि हमने ऊपर देखा, कोई प्लानिंग होगी, इंप्लीमेंटेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी, एवेल्यूशन होगा, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन शुरुआत में भी देखा था एक लीनियर फ्लो चार्ट, वहाँ पर भी देखा। फिर टाइमलाइन फ्लो चार्ट हो गया, देन कम्स द पिरामिड फ्लो चार्ट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। पिरामिड फ्लो चार्ट हो गया, प्रायोरिटीज़ वाइज हम हायरार्की को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते भी हैं जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो क्लर्जी और ये सब हम वहाँ पर देखते हैं, बुर्जुआजी और ये सब क्लासेस देखते हैं। फनल फ्लो चार्ट, तो अगेन ग्लोबल इशू क्या है, नेशनल इश्यूज़ क्या हैं, स्टेट इश्यूज़ क्या हैं, लोकल इश्यूज़ क्या हैं, अगेन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस टाइप की आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो। लैडर फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसको प्लीज़ अवॉइड करना, बेसिकली इसको तब अवॉइड मत करना। देखो अगर मुझे अवेयरनेस की बात करनी है, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिख सकता हूँ लंबे लंबे। एजुकेशन की बात करते हैं 2 पॉइंट लिख सकता हूँ, स्किल्स की बात करनी है 1 पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, 1 पॉइंट यहाँ लिख सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, ग्रोथ 1 पॉइंट 1 पॉइंट। ठीक है, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। बट अगर आपको इस तरीके से ही दिखाना है बस, तो इसको यूज़ मत करना, क्योंकि आप इस वाली जो स्पेस है ना, इसको यूज़ कभी नहीं कर पाओगे, और इस स्पेस को यूज़ नहीं कर पाओगे, वो बहुत गंदा लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, सो इस टाइप के फ्लो चार्ट को हम अवॉइड ही करते हैं जनरली, बट हाँ अपने नोट्स में इसको यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क फ्लो चार्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे अवॉइड कर सकते हो। एक हाइब्रिड फ्लो चार्ट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फ्लो चार्ट है, उन सबको कंबाइंड करके बनाया है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक दो इन पे महारत हासिल कर लेते हो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको, आप प्लीज़ अपने नोट्स में इसको मार्क कर लेना। सबसे पहले लीनियर फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देन कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट फ्लो चार्ट हो गया, ब्रांचिंग फ्लो चार्ट, कन्वर्जिंग फ्लो चार्ट हो गया, देन डिसीजन फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम कॉज इम्पैक्ट सॉल्यूशन हो गया, स्टेक होल्डर वाला फ्लो चार्ट हो गया, डाइवर्जिंग फ्लो चार्ट हो गया, देन कम्स द साइकिल फ्लो चार्ट और टाइमलाइन फ्लो चार्ट एंड पिरामिड फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कंपैरिजन फ्लो चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एटलीस्ट यार कुछ हो ना हो, इतने फ्लो चार्ट्स तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स ऑल डायग्राम्स, जो भी हम जीएस में यूज़ कर सकते हैं, तो वो समझ लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेक होल्डर डायग्राम क्या है। व्हाट्स द स्टेक होल्डर डायग्राम? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि स्टेक होल्डर्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कोई भी इशू है, पॉलिसी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर हो सकते हैं। जैसे सिटीजन एक स्टेक होल्डर हो गया, जुडिशरी, गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, एकेडमी। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हो गए उनके भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे, तो मैं उसको साइड में 1-2 पॉइंट करके ऐसे दिखा सकता हूँ ईजिली। सो हम स्टेक होल्डर फ्लो चार्ट, स्टेक होल्डर डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। पिरामिड डायग्राम मैंने देख लिया, सर्कुलर साइकिल देख ली, ट्राइंगुलर भी देख लिया, बेसिकली व्हील डायग्राम, ये भी बेसिकली स्टेक होल्डर डायग्राम का ही एक पार्ट है। इसको थोड़ा नोट कर लो, फिश बोन डायग्राम। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या क्या कॉजेज हैं, मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ उसे। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको मछली बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इस तरीके से भी दिखाओगे ना एरो करके, तो भी सही है। एक कॉज ये आ गया, दूसरा कॉज ये आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 कॉजेज आपने जरा सी स्पेस में दिखा दिए। आप इस तरीके से ये स्पेस बचाने के लिए आप इन चीज़ों का बहुत यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर ट्री, बट ऐसा नहीं होता। ट्री डायग्राम इस तरीके से हो गया, कोई कॉज लिख दिया आपने, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, इन सबको एरो बना के लिख दिया, कुछ इफेक्ट्स होंगे इसके, देन कुछ सॉल्यूशंस होंगे। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। स्पाइडर डायग्राम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंडियन मैप को आप यूज़ कर सकते हो, यूपी का मैप ऐसे शॉर्ट में बना सके, कुछ भी रफ सा बना दो, आप यूज़ कर सकते हो उसको, एंड उसे लेबल कर सकते हो। टाइमलाइन हमने देख लिया, मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देन साइक्लिकल डायग्राम्स हमने देख लिए। वेन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होता है जब मल्टीपल इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यार, देखो ये मल्टीपल इशू हो गया, एक हो गया माइनिंग, ए, बी हो गया एफॉरेस्टेशन। इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन और माइनिंग, यानी पेड़ को काटना
और खनिजों को निकालना, इन वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है ना। और इसमें एक और जोड़ दूँ, एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, तो इनका बीच का पॉइंट का निकल के आएगा। इन सब की वजह से एक जो कॉज हो रहा है वो क्या है, इफेक्ट क्या है, वो हो रहा है कि भाई सॉइल इरोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैवी सॉइल लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, है ना। बार डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाई चार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन चार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट मैप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हमने देख लिए हैं। इसमें जो आपको हाईलाइट करने हैं वो है, एटलीस्ट आपको स्टेक होल्डर हाईलाइट करना है। देन अगेन आपको ट्री डायग्राम, फिशबोन डायग्राम बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है। टाइमलाइन हमने देख लिया था, इंडियन मैप और यूपी मैप आपको हाईलाइट करना है। इसके अलावा वेन डायग्राम हाईलाइट कर सकते हो एट मैक्स, एंड ऑब्वियसली फ्लो चार्ट, दैट्स इट, ठीक है। एटलीस्ट आपको जितने हाईलाइट कर दी हैं उन सबको यूज़ करते रहना है, ठीक है। जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं उन सब की बात करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। नाउ कम्स टेबल। टेबल किस तरीके से बनानी है, वो टेबल जो होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ टेबल बनाई है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने टेबलर फॉर्मेट बना दिया। टेबल कॉन्ट्रास्ट बनाती है, कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, कुछ बहुत नेगेटिव होगा, है ना। कुछ एनोड होगा, कुछ कैथोड होगा, इस तरीके से होता है हमेशा। कुछ बहुत नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे, है ना। अगेन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों की बात हम करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। सो जब कंपैरिजन करना होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, सेंटर स्टेट की बात करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं, जो पहले कुछ हुआ था बाद में कुछ हो रहा है उसकी बात करते हैं, या फिर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, कमेटी एंड रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। और इसको बहुत स्मार्टली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगेन बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं बहुत सब लिखता रहूँगा जब तक मेरा ज्ञान ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ज्ञान आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, आप बहुत स्मार्ट हो। द रियलिटी इज़ यू हैव ओनली 2 पेजेस, एंड हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट देम इज़ द मेन क्वेश्चन। अगेन 15 पेजेस है, सॉरी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेजेस मिल रहे हैं मान लो, ठीक है। अगेन जैसे यूपीएससी में होता है 15 मार्क्स का पेज, 15 मार्क्स 2 पेजेस। ना ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि 2 पेजेस आप किस तरीके से यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अगेन शुरुआती कुछ 2-3 लाइनें होंगी, उसमें आप इंट्रो को दोगे, लास्ट की 2-3 लाइनें होंगी वहाँ पर आप कंक्लूजन को दोगे। बीच का जो पॉइंट हो गया वहाँ पर मान लेते हैं कि हेडिंग 1 आ गई, हेडिंग 2 आ गई, उसके 4 पॉइंट हो गए, उसके 4-5 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये तो आप करोगे ही करोगे, बट अगर मैं इसको अच्छे से ना यूज़ करूँ, हैफज़र्ड वे में कुछ भी लिखता रहूँ, तो क्या मैं इसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आऊँगा, कभी नहीं ला पाऊँगा। अब एक और बात आप समझ लो, आपका जो कंटेंट है वो उसकी परीक्षा कहाँ होती है, उस कंटेंट की परीक्षा होती है बॉडी में। एंड बॉडी यानी कि ये वाला पार्ट जो हाईलाइट कर दिया मैंने, ये 2 पार्ट जो है ना, ये है बॉडी, ठीक है। ये हो गया इंट्रो, ये हो गया कंक्लूजन लास्ट में। अब आपकी जो भी ज्ञान की परीक्षा हो रही है वो बॉडी में हो रही है। बॉडी इज़ द 75%। कॉन्टेंट रिच है तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स एंड हेडिंग्स को यूज़ करना है, क्योंकि उस कंटेंट रिच को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन क्या है, आप अंडरलाइन करोगे कीवर्ड्स को, ठीक है। बट ये बात आप अच्छे से समझ लो, कितना भी अच्छी बॉडी लिख दो आप, वो एग्जामिनर का मूड डिसाइड नहीं करता। मतलब एग्जामिनर पूरे आपकी नोटबुक को पॉजिटिवली या नेगेटिवली सोचने वाला है, देखने वाला है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे जो फ़र्क पड़ने वाला है वो है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रो ही एक ऐसी चीज़ होगी जो शायद वो सबसे पहले पढ़ेगा, एंड कंक्लूजन ही वो एक ऐसी सबसे चीज़ होगी जो क्वेश्चन पढ़ रहा है तो लास्ट में जाके उसके पढ़ेगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपने इसको सही नहीं करा तो आपकी बैंड बजनी तय है, ठीक है। सो इंट्रो, कंक्लूजन, एंड साथ ही साथ जो डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैपिंग या कुछ भी आप बनाने वाले हो, अगर वो सही से नहीं बनाया तो रिप्रेजेंटेशन की बैंड बच जाएगी। एंड इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ओनली। सो 25% आपका कंटेंट की जो स्पेस लेगा वो यही लेने वाला है, इंट्रो, कंक्लूजन एंड डायग्राम्स, ठीक है। एक बात और, अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर कंक्लूजन ख़त्म कर देता हूँ, तो ये जो स्पेस है ना, ये एक्स्ट्रा बच रही है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैंने कंक्लूजन जो मेरा यहाँ पर आना था पहले, यहाँ पर, अब ये आ गया थोड़ा ऊपर। मैं कह सकता हूँ कंक्लूजन क्या है, मिसप्लेस हो गया। हो सकता है मुझे, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ना हो, ये 5 पॉइंट आने थे, 2 ही पॉइंट मुझे आते हो, ठीक है। ऑब्वियसली मैं पॉइंट्स को रिपीट नहीं कर सकता, उसके मार्क्स कटेंगे अलग पेनल्टी में, या फिर एग्जामिनर गलत नज़र से देखेगा मुझको भी, मेरी कॉपी को भी बाद में। तो
मैंने कंक्लूजन कर दिया मिसप्लेस। Every misplaced conclusion creates an empty space, and every empty space represents space mismanaged and mismanagement। ये इस बात को ध्यान से समझ लो। जो भी मिसमैनेजमेंट कर रहे हो आप एग्जामिनर के साथ, वो उसे कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेने वाला, ठीक है? क्योंकि यू आर नॉट गिविंग अ एग्जामिनेशन ऑफ बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल। आप एग्जामिनेशन दे रहे हो बहुत ही अच्छे लेवल का, जो यू ऑब्वियसली दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है यूपीएससी, या फिर आप यूपीपीसीएस दे रहे हो। तो अगेन स्पेस को मैनेज करना सीख लो, ठीक है? और हाँ, स्पेस मैनेज करने का ये भी मतलब नहीं है कि आपको सारी जगह भर देनी है, ऐसे ऐसे भी नहीं भरना। ये बहुत कचरा लगता है, बहुत गंदा लगता है, ठीक है? द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। इसमें एक बात और समझ लो कि कोई भी डायग्राम होगा, कोई फ्लो चार्ट होगा, उसे बीच में नहीं छोड़ना। या तो उसे बीच से स्टार्ट करो, शुरुआत में इंट्रो के बाद में स्टार्ट करो। तभी लोग कहते भी हैं कि आपका जो डायग्राम होगा वो इंट्रो के बाद में आएगा, ठीक है, हमेशा। क्योंकि वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है अपने डायग्राम को कंप्लीट करने का, हमेशा स्पेस रहेगा, ठीक है? मैं आपको एक आंसर कॉपी दिखाऊंगा। आई थिंक विशाखा यादव नाम है उनका। विशाखा यादव आई थिंक 2022-23 की टॉपर है, मुझे याद नहीं है, 6th रैंक आई थी। हर राइटिंग इज़ सो गुड। मैं उनकी राइटिंग का फ़ैन हूँ, लिटरल उनकी राइटिंग का फ़ैन हूँ। एंड जब मेंटोरशिप करेंगे, जब हम सेशंस करेंगे, तो मैं शुरुआत ही उनकी राइटिंग से करूँगा। पहली कॉपी मैं उन्हीं की उठाऊँगा एंड डायग्राम्स में उनके दिखाऊँगा हाउ शी डिड दैट। दिस इज़ सो ऑसम। आपको भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे भी मिला है, ठीक है? सो जो भी डायग्राम्स होंगे, जो भी मैप बनाओगे, वो बीच में ऐसे डिसकंटिन्यू नहीं होने चाहिए, ठीक है? मतलब आप सोच लो, एग्जामिनर पहले पेज से दूसरे पेज में पहुंच गया, वो डायग्राम देख रहा है, अगर उसे वापस जाना पड़ेगा उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उस डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, आपकी बैंड बजनी तय है। क्योंकि एग्जामिनर को सब आसानी से समझ आना चाहिए। रूल नंबर 1 था जब हम पहली क्लास कर रहे थे, ठीक है? सो नेवर स्प्लिट द डायग्राम और फ्लो चार्ट, ठीक है? अगेन एक और चीज़, अवॉइड कटिंग, ओके, ठीक है? का किरण नहीं हो सकता, बट कटिंग होगा यहाँ पर। अवॉइड कटिंग, ठीक है? ऐसी जो हम काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ये बहुत गंदा लगता है, बहुत भद्दा लगता है। अगर जस्ट सपोज करो मैं ऐसे हटा भी दूँ, ठीक है, एंड जस्ट मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे इतना गंदा नहीं लग रहा है ये, बट ऐसे लग रहा है, वो चीज़ हाईलाइट हो रही है कि आपने गलती करी है, आप अपनी गलती को हाईलाइट कर रहे हो। अपनी गलतियाँ कभी हाईलाइट नहीं करनी है, ऐसे कटिंग नहीं करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? इट्स ओके। एक आध स्पेलिंग मिस्टेक चलती है, 4-5 भी हो गई, पूरे पेपर में तुमने 10-15 स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, चलता है, इतना कोई लोड नहीं लेने वाला। अब हर लाइन में गलती कर रहे हो तो भाई लोड लेगा एग्जामिनर भी, उसे भी माथा खराब होगा, बोले क्या बच्चा है ये, ठीक है? नाउ हैंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, बट टेक इट पॉजिटिवली। ये राइटिंग भी इतनी खास नहीं है, ठीक है? बट अगेन, आप इसे पॉजिटिवली मैं लेने को क्यों बोल रहा हूँ, ये आप समझ लो यार। देखो, हैंड राइटिंग के नंबर तो नहीं कटने वाले, या हमें भी पता है, आपको भी पता है। हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं काटने बैठा है, या आपकी हैंड राइटिंग कोई जज नहीं कर रहा। इट इज़ जस्ट कि यार आपकी हैंड राइटिंग एटलीस्ट डॉक्टर वाली ना हो। पता लगा आप दवाई का पर्चा लिखने बैठ गए, ठीक है? वो डॉक्टर साहब आज यूपीएससी के पेपर में दवाई का पर्चा लिखेंगे। मतलब दवाइयाँ नहीं लिखनी यार, आपको पैरासीटामोल की दवाई देने नहीं बैठ रहा वहाँ पर। आपको हैंड राइटिंग लिखनी है, बट थोड़ा समझ में भी तो आए, है ना? एग्जाम ना, अगर ये वाली हैंड राइटिंग पढ़ेगा तो भी शायद 10 में से 7 नंबर दे, और अगर ये वाली हैंड राइटिंग पढ़ेगा तो शायद वो 10 में से 6.5 या 6 दे देगा, मान लो, ठीक है? अगर कंटेंट एग्जैक्ट डिट्टो सेम है, रिप्रेजेंटेशन डिट्टो सेम है, मैप्स डिट्टो सेम है, तो मैं कह सकता हूँ। बट अब आपको ये भी सोचना है, अगर आपकी हैंड राइटिंग हल्की सी ही इंप्रूव हुई है, ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, आपने बस उसका स्ट्रक्चर सही कर लिया, जो अल्फ़ाबेट्स ऊपर नीचे जा रहे थे, कुछ भी जा रहा था, सही से नहीं लिखा था, उसको आपने सही से लिख दिया। गंदी राइटिंग है, अगेन बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा आपने एफर्ट करके हल्का सा सही कर दिया, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके आंसर पे। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में आप आधा नंबर भी गेन कर पाए ना, 0.5, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 10 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके आओगे। दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको समझनी चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है? एंड जिसने अभी तक एनरोल नहीं करा है मेंस प्रोग्राम में, प्लीज़ जाके एनरोल कर लेना। सारी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड एक बात और, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड कमेंट प्लीज़ कर देना। एटलीस्ट इतना टारगेट रख लो, इनमें से कोई भी 2 चीज़ कर देना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।